Hello, my dear students. I hope you all are doing great. So, students, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके कनाडा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी का जो पेपर है यानी कि MPSC 009 के कुछ इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक फॉर द एग्ज़ाम। आंसर्स को हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मल्टीकल्चरलिज्म इन कनाडा के बारे में कि कनाडा के अंदर जो बहुसांस्कृतिकवाद है उसके बारे में आपको बताना है। आपको पता होगा कि कनाडा के अंदर जो इंडियंस हैं या और भी कई सारे एशियंस जो हैं, अलग अलग संस्कृति के जो लोग हैं वो जाके बस गए हैं, तो उसके बारे में ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो कनाडा इज़ नोन फॉर इट्स मल्टीकल्चरलिज्म। जो कनाडा है वो अपने बहुसांस्कृतिकवाद के लिए जाना जाता है। A policy that recognizes and promotes the diversity of its citizens। जो आपकी मल्टीकल्चरलिज्म होता है वो क्या करता है, ये प्रमोट करता है सिटीजन्स के अंदर डाइवर्सिटी को, कि जो नागरिक हैं वो अलग अलग विविधता वाले हों, उसे हम मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं। दिस पॉलिसी एनकरेजेस द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ये जो पॉलिसी है किस चीज़ को एनकरेज करती है, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने की, वाइल फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ताकि जो लोग हैं उनके बीच में क्या आए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आए और पार्टिसिपेशन हो। इंडियन मतलब जो कनाडा की सोसाइटी है वो कैसी हो सके, एक ब्रॉडर सोसाइटी बन सके। सो कनाडा अपने बहुसांस्कृतिकवाद के लिए जाना जाता है जो उसके नागरिकों की विविधता को मान्यता देता है और उसे बढ़ावा देता है। यह नीति सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को प्रोत्साहित करती है, जबकि व्यापक कनाडाई समाज में जुड़ाव और भागीदारी की भावना को भी बढ़ावा देती है। सो द रूट्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म इन कनाडा कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 1970s। कनाडा के अंदर जो मल्टीकल्चरलिज्म की रूट्स हैं वो 1970 से ही हैं, जब वहाँ की गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी। दिस मूव वाज एम्ड एट एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन। यहाँ पे उनके क्या एम था, उनका एम था कि जो उनकी डाइवर्स पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को पूरा करना एंड इंश्योर करना सबके लिए बराबर की अपॉर्चुनिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर कल्चरल, चाहे वो किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से आते हों। तो बहुसांस्कृतिकवाद की जो जड़ें हैं कनाडा में 1970 के दशक से मिलती हैं, जब सरकार ने इसे एक नीति के रूप में अपनाया था कि वो अलग अलग संस्कृति के लोगों का वेलकम करेंगे। सो यह कदम एक ऐसा कदम था कि जो विविध आबादी है, जो उनकी डिफरेंट लोग रहते हैं, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो सके, ठीक है, चाहे उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे वो कहीं से भी आते हो। सो मल्टीकल्चरलिज्म हैज सिग्निफिकेंटली शेप्ड कैनेडियन आइडेंटिटी। अब मल्टीकल्चरलिज्म ने कनाडा को एक नई आइडेंटिटी दी, मेकिंग इट अ मोज़ाइक ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। जो कनाडा है वो क्या बन गया, एक टाइप का मोज़ाइक बन गया, अलग अलग कल्चर्स का, लैंग्वेजेस का और ट्रेडिशंस का। It has also contributed to social cohesion as people from various backgrounds live and work together harmoniously। तो कनाडा के अंदर क्या होता है कि जो अलग अलग तरह के लोग हैं वो एकजुटता के साथ ही रहते हैं और वह क्या बन चुका है, अलग अलग सांस्कृतिक की भाषाएं और परंपराओं का मोज़ेक बन चुका है। सो हाउएवर मल्टीकल्चरलिज्म ऑल्सो प्रेजेंट चैलेंजेस। मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो चैलेंजेस भी लेकर आता है, सच एज इंश्योरिंग इंटीग्रेशन विदाउट एसिमिलेशन, यानी कि समावेशन करना लोगों का, ठीक है, ताकि और एसिमिलेट यानी कि उनकी अपनी आइडेंटिटीज़ भी बनी रहें और वो आपस में भी एक हो जाएं, ठीक है। ये एक तरह का क्या होता है, चैलेंज होता है। और वो सारे इश्यूज़ जो भेदभाव वाले, असमानता वाले इश्यूज़ हैं, वो भी मल्टीकल्चरलिज्म के लिए एक तरह का चैलेंज है। किसके लिए, बहुसांस्कृतिकवाद के लिए चुनौती है। सो इन चुनौतियों के बावजूद कनाडा बहुसांस्कृतिकवाद को अपनी राष्ट्रीय नीति का आधार बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अब इस टाइम पे कनाडा का क्या है कि अब उसको अपनी बहुसांस्कृतिकवाद वाली नीति को बनाकर ही रखना होगा। Now students, let's discuss the topic number 2 in which you have to answer some characteristics of federalism in Canada। कनाडा के अंदर जो फेडरलिज्म है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। So federalism in Canada is characterized by the division of powers between the national and provincial government। यहाँ पे जो कनाडा है वहाँ पर दो स्टेजेस पे गवर्नमेंट है, लाइकवाइज इन इंडिया कि डिवीजन ऑफ पावर हुआ है नेशनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में। दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर नेशनल लेवल है और स्टेट लेवल है और उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सिमिलरली कनाडा के अंदर भी जो दोनों लेवल की गवर्नमेंट है, दे ऑल हैव डिस्टिंक्ट एरियाज, उनके अपने अपने एरियाज हैं
और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं रीजनल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए और ऑटोनमी लेकर आने के लिए। सो कनाडा में संघवाद को राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन की विशेषता, तो संघवाद का मतलब ही यही होता है। आपको पता होगा कि संघवाद का जो मतलब है वो यही होता है कि शक्तियों का विभाजन होना राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच में। तो कनाडा के अंदर भी शक्तियों का विभाजन हो रखा है राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच में। और ये जो प्रणाली है वह क्या सुनिश्चित करती है कि दोनों स्तरों की सरकारों की विशिष्ट जिम्मेदारियां हों। जैसे आपको पता है कि इंडिया के अंदर भी 3 लिस्ट है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो सबके अंदर उनकी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। तो वैसे ही कनाडा के अंदर भी सरकार जो है दोनों लेवल की उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, जिससे क्षेत्रीय विविधता और स्वायत्ता को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय एकता बनी रहे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1867 लेड द फाउंडेशन फॉर कैनेडियन फेडरलिज्म। अब कनाडा में फेडरलिज्म कब आया? जब कनाडा में कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1867 आया तब वहाँ पे कनाडा में क्या आया? फेडरलिज्म आया बाय डिफाइनिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इस एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो फेडरल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड, वाइल प्रोविंस में क्या आता है? एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, आपने हमेशा ये देखा होगा कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी जैसे मुद्दे हमेशा यूनियन गवर्नमेंट के पास ही होते हैं और एजुकेशन, हेल्थ केयर के जो मुद्दे होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो आपने कभी सोचा नहीं कि कभी डिफेंस को वो स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं दे देते, या फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं दे देते स्टेट गवर्नमेंट्स को? सो स्टूडेंट्स, वो इसलिए नहीं देते क्योंकि देखो, फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो पूरे देश के लिए एक ही चाहिए। पूरे देश की फॉरेन, अगर हर एक स्टेट की फॉरेन पॉलिसी अलग अलग होगी तो कैसे मैनेज होगा? या हर एक स्टेट का डिफेंस सेक्टर अलग अलग होगा तब भी मैनेज नहीं होगा। कैसे वो बॉर्डर सिक्योरिटी लेकर आएंगे, कैसे वो सेना में भर्ती करेंगे, कितना सारा डिफरेंट हो जाएगा। इस वजह से ये जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं वो हमेशा किसके अंडर आते हैं? यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, आपको याद रखना है। और वहीं जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जैसे कि एजुकेशन, अब स्टेट वाले जो हैं वो अपने लेवल पे मैनेज कर लेंगे ना, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को कर लेंगे, अपने रिसोर्सेज को खुद ही मैनेज कर लेंगे। वहीं अगर जो आपका वो है केंद्र है, जो यूनियन है, अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज की बात भी करेगी तो स्टेट क्या बोलेगा कि भाई ये तो मेरा अपना पर्सनल मैटर है, रिसोर्सेज मेरे एरिया के अंदर हैं। तो इस तरह से बात होती है कि मुद्दों को कैसे बांटा जाता है। 1867 के संविधान अधिनियम ने संघीय और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्रों को परिभाषित करके कनाडाई संघवाद की क्या रखी? नींव रखी। संघीय जिम्मेदारियों में रक्षा, विदेश नीति और व्यापार शामिल हैं, जबकि प्रांत में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और प्राकृतिक संसाधनों को संभालते हैं। सो वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनेडियन फेडरलिज्म इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। कनाडा के फेडरलिज्म की सबसे बड़ी जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि उसका लचीलापन है। ओवर द ईयर्स द बैलेंस ऑफ पावर हैज़ इवॉल्व्ड। उसका जो बैलेंस ऑफ पावर है, ठीक है, वो क्या हुआ? इवॉल्व हुआ है, चेंज हुआ है, अमेंडमेंट्स हुए, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, जैसे जैसे बदलाव होते रहते हैं वैसे वैसे वो पावर्स को भी चेंज करते रहते हैं। बैलेंस ऑफ पावर वो बना के रखते हैं स्टेट और यूनियन के बीच में। सो कनाडाई संघवाद जो है उसकी एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसका लचीलापन। वर्षों के दौरान शक्ति का संतुलन बदलते राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वास्तविकताओं को प्रतिबंधित करते हुए वार्ताओं और संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से विकसित हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसके इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस की। सो अंतर सरकारी जो संबंध है वो कनाडाई संघवाद का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। कई सारे मैकेनिज्म है जैसे कि काउंसिल ऑफ द फेडरेशन एंड फेडरल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंसेस। ये दोनों नाम आपको याद कर लेने हैं आंसर में लिखने के लिए, ठीक है। काउंसिल ऑफ द फेडरेशन, फेडरल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंसेस फैसिलिटेट कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि दोनों लेवल की गवर्नमेंट्स के बीच में क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं कोऑर्डिनेशन को। सो जो अंतर सरकारी संबंध हैं वो कनाडाई संघवाद का क्या है? एक महत्वपूर्ण पहलू है। संघीय प्रांतीय सम्मेलनों और संघ की परिषद जैसे विभिन्न तंत्र दोनों स्तर की सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय को सुगम बनाते हैं। सो डिस्पाइट इट्स स्ट्रेंथ कैनेडियन फेडरलिज्म फेसेस चैलेंजेस। अब यहाँ पर हम लास्ट में क्या बताएंगे कि कनाडा का फेडरलिज्म फिर भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस को फेस करता है, जैसे कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ को, ज्यूरिसडिक्शनल ओवरलैप्स को और फिस्कल इम्बैलेंसेस को। यानी कि सबसे पहले रीजनल डिस्पैरिटीज़ का क्या मतलब होता है कि अलग अलग रीजन में जो डिफरेंट लोग रहते हैं उनके बीच में कभी झगड़ा हो जाना या इस तरह की
कि उनके बीच में संघर्ष हो जाना, ये सारी क्या होते हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती हैं। जूरिसडिक्शन ओवरलैप का क्या मतलब है, मान लो कि किसी मुद्दे पर उसने कानून बनाया, यूनियन गवर्नमेंट ने कानून बनाया और स्टेट ने भी बना दिया, इसका थोड़ा सा अलग है, इसका थोड़ा सा अलग है, तो क्या होगा, यहाँ पे जूरिसडिक्शन उनका ओवरलैप कर जाएगा। फिस्कल इम्बैलेंसेस का मतलब होता है टैक्स कलेक्ट करना। मान लो कोई टैक्स है जो आ रहा है किसी ऐसे एरिया से जो आना चाहिए था स्टेट के पास, लेकिन यूनियन उसको ले रहा है, तो यहाँ पर उनके बीच में क्या हो जाते हैं, फिस्कल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। सो द सिस्टम एडेप्टेबिलिटी कंटिन्यूज टू एनेबल इट टू एड्रेस दीज इश्यूज, पर फिर भी जो सिस्टम है वो इस तरह के इश्यूज को क्या करता है, इफेक्टिवली मैनेज करता है। तो अपनी ताकतों के बावजूद कनाडाई संघवाद को क्षेत्रीय असमानताओं, अधिकार क्षेत्र के ओवरलैप और वित्तीय असंतुलन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी प्रणाली की अनुकूलता क्षमता इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सक्षम बनाती है। तो कहाँ कहाँ पे इनको प्रॉब्लम आती है, जो इनकी क्षेत्रीय असमानताएं हैं, अधिकार क्षेत्र ओवरलैप हो जाना और वित्तीय असंतुलन हो जाना, इस तरह की चुनौतियों का ये सामना करते हैं। ना स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे पार्टी सिस्टम इन कनाडा के बारे में, कि जो कनाडा है वहाँ पे पार्टी सिस्टम के क्या फीचर्स हैं। सो द पार्टी सिस्टम इन कनाडा इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मल्टी पार्टी नेचर। कनाडा में क्या है, मल्टी पार्टी नेचर है, जहाँ पे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि पावर के लिए क्या करती हैं, लड़ाई करती हैं, फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल्स पे भी, इंडिया की तरह ही है। सो द मेजर पार्टीज इंक्लूड्स, कौन कौन सी मेन पार्टीज़ हैं वहाँ पे, लिबरल पार्टी, द कंजर्वेटिव पार्टी, द न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द ब्लॉक क्यूबेकॉइस। ठीक है, सो ये वहाँ की 4 पार्टीज़ के नाम है जो आपको याद कर लेने हैं। सो कनाडा में जो पार्टी प्रणाली है वह कैसी है, बहुदलीय है। कौन कौन से दल हैं, लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एंड ब्लॉक क्यूबेकॉइस। नाउ स्टूडेंट्स, जो कनाडा की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे आर ऑर्गेनाइज अलॉन्ग बोथ आइडियोलॉजिकल एंड रीजनल लाइन्स। वो सारी की सारी क्या हैं, आइडियोलॉजिकल और रीजनल लाइंस के, मतलब उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं। जैसे कि जो ब्लॉक क्यूबेकॉइस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्यूबेक के इंटरेस्ट को। एडवोकेट क्यूबेक कोई वहाँ पे जगह है, उसके बारे में वो क्या कहता है कि उसे आज़ाद करो और प्रोविंस डिस्टिंक्ट कल्चर, उसका जो भी प्रमोट करो उसके कल्चर को और उसकी लैंग्वेज को। सो स्टूडेंट, समझ में आया आपको कि जैसे वहाँ पे क्या है, जो पार्टीज़ हैं उनके अपने अपने क्या है, विचार है, मतलब ठीक है। तो जो उसका यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल भी दिया किस चीज़ का, कि जो ब्लॉक क्यूबेकॉस पार्टी है वो क्यूबेक की मांग, क्यूबेक के संप्रभुता की मांग करती है और कहती है कि जो क्यूबेक प्रांत है वहाँ की जो विशिष्ट संस्कृति और उसकी जो भाषा है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। जो कनाडा का पार्टी सिस्टम है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वेयर द पार्टी विद इन द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट। हाउस ऑफ कॉमन जो वहाँ का हाउस है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है वैसे ही वहाँ पे क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जिस भी पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी वो अपनी सरकार बना लेगी। अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट या कोएलिशन बन सकता है, गठबंधन सरकार बन सकती है। तो वहाँ पे क्या है, संसदीय लोकतंत्र है, जहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स में जिसकी बहुमत होगी वो सरकार बनाएगी। यदि कोई भी बहुमत नहीं होती तो अल्पसंख्यक सरकार बनेगी या गठबंधन बन जाएगा। सो इलेक्शन कैंपेन्स इन कनाडा आर टिपिकली शॉर्ट। कनाडा के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं वो छोटे होते हैं, 5 से 6 हफ्ते चलते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज होती हैं, जैसे डिबेट्स करती हैं, रैलीज़ करती हैं, मीडिया में आके अपनी बात कहती हैं, ताकि वो वोटर्स को क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। तो कनाडा का जो चुनाव अभियान है वह आमतौर पर कैसा होता है, छोटा, जो लगभग 5 से 6 सप्ताह तक चलते हैं। जो राजनीतिक दल हैं वे अपनी नीतियों को प्रस्तुत करने और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे कि बहस, रैली और मीडिया में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, सो अब वहाँ पे एक स्टेबल डेमोक्रेसी है। द कैनेडियन पार्टी सिस्टम फेसेस चैलेंजेस। अब देखो, किसी भी देश में चैलेंजेस तो होंगे ही, चाहे कितनी भी डेमोक्रेसी हो। इंडिया में भी चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस है, वोटर एपैथी, रीजनलिज्म, नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म, वहाँ पे भी ज़रूरत है इलेक्शंस में रिफॉर्म करने की। सो इट रिमेन्स अ क्रूशियल कॉम्पोनेंट ऑफ कनाडा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क एंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। कहने का क्या मतलब है कि जो कनाडा की लोकतांत्रिक संरचना है उसका यह एक महत्वपूर्ण घटक है। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वहाँ का क्रूशियल कॉम्पोनेंट है,
जो प्रतिनिधित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। नाउ स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कनाडा का मल्टी पार्टी सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट पार्ट 2 ऑफ द सेम सीरीज, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑल्सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके।